बात कि दुनिया की अभी जो परिस्थिति बन चुकी है उस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है देश में, या प्रधानमंत्री वाला वो है नहीं जो कोई ऐसी वैश्विक भूमिका निभा पाए या उसकी ऐसी कोई वैश्विक अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत दुर्भाग्य की बात है जब दुनिया इतने खतरनाक कतार पे खड़ा है कि कभी कोई युद्ध कभी कहाँ छिड़ जाए, वो परिस्थिति में आज हम लोग आ चुके हैं और हमारा कोई रोल नहीं। रोल है तो ऐसा है कि जिस प्रकार से हम लोग आइसोलेशन की तरफ बढ़ते गए और जो हमारा मतलब ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी भी नहीं रही, कि लेन देन की भी फॉरेन पॉलिसी नहीं रही। अमेरिका के साथ कौन सी इकोनॉमिक डील साइन हुई है वो भी हम लोग को पता नहीं है। एक जगह पे 18% टैरिफ और अमेरिका के लिए 0% टैरिफ, ये तो अनहर्ड ऑफ है। और हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला अमेरिका का तेल खरीदेंगे, ये सब कहाँ लिखा है? कोई डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट कोई पेश नहीं हुआ। तो मैं आऊँगा ये पूरे वैश्विक परिस्थिति को लेकर, मगर मैं शुरू करूँगा 7 अक्टूबर को लेकर, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी गाड़ी में भी आ रहे थे तो राम कल्याण जी से वही बात हो रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या 7 अक्टूबर को लेकर, और ये दुनिया में उसके बाद जो परिस्थिति बनी है कि अमेरिका और ईरान की कब युद्ध छिड़ सकती है, वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। युद्ध तो 2024 में भी 12 दिन का हुआ था, तो भी हम लोग एग्जैक्टली कहा है। और अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध होता ही है तो उसके बाद वेस्ट एशिया के लिए परिणाम और साउथ एशिया के लिए परिणाम, पूरे दुनिया के लिए परिणाम क्या होंगे। तो पहले तो ज़रा 7 अक्टूबर की बात कर ले कि एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन। उस पर तो मेरा खास अध्ययन वेस्ट एशिया पैलेस्टाइन पे है। संधि भाई हम लोग 2010-11 में यात्रा करने यहाँ भारत से गाजा तक यात्रा हम लोगों ने की थी। 8 देशों की यात्रा थी, भारत, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, इजिप्ट से लेकर हम लोग गाजा पहुँचे थे। और राजघाट से हम लोगों ने शुरू की थी, दिल्ली से, और हम लोग फिर गाजा पहुँचे थे। तो वो पूरे इलाके के साथ बहुत ही एक नज़दीक का संबंध है। हमारे दोस्त उन देशों में हैं, बातचीत होती रहती है, गूगल मीटिंग्स होती रहती है, एनालिसिस होता रहता है। और उसके साथ और एक काम बीच में हुआ था कि 2024 में हम कुछ साथी रशिया गए थे और रशिया में क्लियर कट एंटी इम्पीरियलिस्ट और एंटी इजराइल को मिला है, क्योंकि कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी है कि आज की दुनिया की जो साम्राज्यवाद है, जो एटलीस्ट कुमार केतकर जी जो जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि वो है ज़ायनिस्ट इम्पीरियलिज्म, ज़ायनिस्ट साम्राज्यवाद है नंबर 1। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के 98 में जिनका एक बयान आया था, गेनाडी ज़ुगानोव का, जो आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया के चीफ है, वो पहले शख्स थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था अबाउट ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का उन्होंने जो व्याख्या की थी कि ये दौर का पूंजीवाद ज़ायनिस्ट पूंजीवाद है, ये दौर का साम्राज्यवाद ज़ायनिस्ट साम्राज्यवाद है, और ये कोर इश्यूज को समझे बिना आज की दुनिया चलेगी। ये अच्छी बात होगी कि ट्रंप ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की भाषा नहीं करता। ट्रंप सीधा बोलता है, भाई मुझे आपका तेल चाहिए, लिथियम चाहिए, आपकी रिसोर्सेज चाहिए। वो ओबामा और बाइडेन का ड्रामा, क्लिंटन का ड्रामा ये करता नहीं है। वैसे तो ओबामा ने सबसे ज़्यादा बमबारी उसने की थी, 7 देशों को बॉम्बिंग उसने किया था। ट्रंप ने भी 8 देश कर लिया है, बोला था कि मैं कोई वॉर नहीं करूँगा, मगर वो कर रहा है। क्योंकि और एक पिछले दिनों में जो घटना घटी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल है, जिसका मैं 2017-18 से फॉलो कर रहा था, वो पूरा का पूरा मोसैड का ब्लैकमेल और सर्वेलेंस रिंग है। जेफरी एप्स्टाइन को सिर्फ एक ही नाम है, मगर अगर आप 25 नाम निकालोगे तो उसमें 24 नाम ट्रंप को छोड़कर आपको यहूदी ज़ायनिस्ट मिलेंगे। और उसके पीछे मकसद ये था कि 13-14 साल की लड़कियों को फंसाकर, उनको सेक्सुअल ब्लैकमेल रिंग में फंसाकर, यहाँ तक आ चुका है कि ट्रंप ने वो लड़कियों का बलात्कार किया है, इनका तो मर्डर भी हो चुका है। उसका जेफरी एप्स्टीन वीडियो और ऑडियो बनाता था, और फिर उसी के माध्यम से ये सब टॉप लेवल के लीडर्स को उन्होंने ब्लैकमेल किया है।
इसमें कोई भी बड़ा नाम अमेरिका को छूटा नहीं है, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी का हो, रिपब्लिकन पार्टी का हो, बैंकर हो, हॉलीवुड हो, कॉरपोरेट हो, ये सबके सब उसमें फंसे पड़े। और उसी में से एक सर्वेलेंस का भी एक मतलब ये ब्लैकमेल भी था और सर्वेलेंस भी था। ये दोनों चीज़ें उभर कर सामने आई हैं और इसी के माध्यम से हम बहुत कम लोग थे 2003 में भी जिन्होंने कहा था कि जो इराक वॉर हुई है वो सिर्फ तेल के लिए नहीं था, वो इजराइल के लिए था। द वॉर ऑन इराक वॉज फॉर ऑयल इन इजराइल। जो वॉर ईरान पे हो रही है वो भी इजराइल के कारण हो रही है, वरना अमेरिका को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और 2003 से जो जंगी शुरू हुई पोस्ट 9/11, अमेरिका ने $8 ट्रिलियन का खर्चा किया। आज जो अमेरिका पे इतना ज़्यादा कर्जा है $38 ट्रिलियन का, वो $38 ट्रिलियन में से तो $8 ट्रिलियन सिर्फ ये वॉर्स के खर्चे हैं और ये बढ़ते जा रहा है। तो खैर मैं ये कुछ बुनियादी बातें बोलकर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि 7 अक्टूबर को लेकर आज भी हमारे कुछ साथियों में सवाल है कि क्यों हुआ, क्या हमास को करना चाहिए था, क्या एग्जैक्टली हुआ, हिंसा हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली, ये जो सवाल है। पहले है कि ये कहानी 7 अक्टूबर से नहीं शुरू होती, वो आप जैसे सीनियर साथियों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट कुछ तो रिवाइंड करना है तो हम लोग 1917 की तरफ जाना होगा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में जो अग्रीमेंट हुई, रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली जो दुनिया की प्रथम बैंकिंग फैमिली है, सबसे अमीर परिवार वही है, उनमें से एक परिवार का साथी लिन फॉरेस्टर करके वो एप्स्टीन की फंडर भी है और एप्स्टीन क्लियरली बोलता है कि मैं रॉथशील्ड फैमिली को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये परिवार ब्रिटेन के साथ डील करती है वर्ल्ड वॉर 1 में, उनको फंड करती है। फंडिंग में बहुत सारी बातें उनकी लेन देन हुई होगी, मगर एक पार्ट ऑफ द फंड था कि हम लोग हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट गिव्स पैलेस्टाइन टू द रॉथशील्ड फैमिली। ये जो डील हुई थी जो इजराइल बनाने में, उन्होंने पूरा देश को ही का ही सौदा किया था रॉथशील्ड फैमिली के साथ, और बाद में रॉथशील्ड फैमिली ने इजराइल बनाने का काम किया और उसको बालफोर डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो 1917 से आगे हम लोग बढ़े, यासर अराफात जो राष्ट्रवाद का एक सिंबल बना और फिर बातें आगे बढ़ती गई। 7 अक्टूबर की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 7 अक्टूबर के उठाव ने दुनिया का पूरा ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर और नैरेटिव बदल दिया है। इनमें वो 300 पैलेस्टाइन पत्रकार जिम्मेदार है जो मारे गए, मगर उन्होंने वो 300 पत्रकार जिनके पास मोबाइल था और जिनको टारगेटेड किलिंग हुई, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुए। उन्होंने BBC, CNN, फॉक्स में सब हरा दिया। अब दुनिया में अमेरिका और इजराइल का नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। इजराइल ने जो 100 साल में जो कमाया था एंटीसेमिटिज्म, हॉलोकॉस्ट विक्टिम, वो सब खत्म हो चुका है। तो 7 अक्टूबर का उठाव क्यों हुआ, उसने क्या हुआ और नेतन्याहू का रोल क्या था। पहले तो कुछ बातें उसमें एक तो ये कर दो कि हमास को करना क्यों जरूरी था। और आज़ादी के आंदोलनों में दोनों धाराएं होती है, सुभाष चंद्र बोस की भी होती है, महात्मा गांधी की भी होती है। ये हर देश में रियलिटी रही है। भारत शायद एक अफवाह था जहाँ अहिंसक आंदोलन मेन धारा बनी, मगर दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जो आर्म्ड रेजिस्टेंस से उसने अपने आप को आज़ाद नहीं किया। हम लोग नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी की तुलना करते हैं, मगर नेल्सन मंडेला ने कभी भी आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता नहीं छोड़ा था। दिस भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 7 अक्टूबर का उठाव का कारण ये था, हम लोग ज़्यादा जा चुके हैं, मैंने जैसे बताया था, वो दीवार पर जा चुके हैं, हम लोगों ने सब कुछ देखा है। 17 साल से 23 लाख की, यार यहाँ शांत रहेंगे भाई आप लोग प्लीज़, ये बातें सब कीजिएगा, सॉरी। 17 साल से जो 23 लाख की आबादी कैद थी, उनको अभी वो जेल से निकलना था। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, जेल है, आज भी जेल है, उनको निकलना था। उन्होंने तय कर लिया कि ये दिन जेल टूटेगा, हम काफ़ी मरेंगे, मगर एक बार तो प्रयत्न करना है। दूसरा जो कारण था, दैट इज वाई पॉलिटिक गाजा गेटो अपराइजिंग, जो 1944 में जो जूइश अपराइजिंग हुई थी वॉर्सो में, जिसको हम लोग वॉर्सो गेटो अपराइजिंग बोलते हैं, तो ये गाजा गेटो अपराइजिंग थी। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन गाजा है, उससे एक
जेल ब्रेक उन्होंने करने की कोशिश की। दूसरा जो कारण था, इसको भी अलग सा इंतफादा बोलते हैं, ये अलग सा तूफान, क्योंकि जो कट्टर यहूदी लॉबी और ये सबसे कट्टर यहूदी सरकार बनी है। मैं यहूदी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इजराइल इज अ स्टेट, जूइश स्टेट, नॉट अ ज़ायनिस्ट स्टेट। वो अपने आप को एक जूइश स्टेट ऑफ इजराइल करके डिफाइन करते हैं। तो भाई अगर आप जूइश स्टेट हो तो एक जूइश स्टेट करके बात होगी, अगर सऊदी एक इस्लामिक कंट्री है तो इस्लामिक कंट्री करके उसकी बात होगी, अगर कल ईरान एक इस्लामिक कंट्री है तो इस्लामिक कंट्री के उससे बात होगी। मैं इसको वहाँ भी नहीं बोलूँगा या वगैरह वगैरह नहीं। तो जो आप हो उसी में बात की जाए। और जब हम लोग इस्लामिक कट्टरवाद और इस्लामिक आतंकवाद और सिख आतंकवाद और क्रिश्चियन आतंकवाद की बात करते हैं तो यहूदी आतंकवाद बोलने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शब्दों को तो गांधी जी ने खुद 1930 में इस्तेमाल किया। यहूदी आतंकवाद की तो खुद गांधी जी ने बात की, ठीक है। तो इजराइल एज ए कॉलोनियल पावर को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हमारी भाषा और हमारी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करे, हम लोग क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है कि पैलेस्टाइंस को बोला जा रहा है भाई हमको ये मत बोलो, हमको ये। अरे भाई हमारी भाषा जो आज़ादी की भाषा है वो डिफाइन करेगी कि हमारी शब्दावली क्या हो। सो वन इज दैट, एज I said, फर्स्ट ऑफ द ब्रेकआउट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। दूसरा कारण ये था कि जो कट्टर यहूदी है उनको अलग सा मस्जिद को खत्म करना है। ओके, वो पूरा अयोध्या और जेरूसलम वाला मामला है कि मंदिर वही बनाएंगे, तो उनको जो थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन है दे वांट टू डेमोलिश इट, वहाँ उनको एक नया टेम्पल बनाना है उनका, फिर मसीह आएगा वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई विल गो टू दैट लेटर। तीसरा कारण ये है कि जो एब्राहम अकॉर्ड्स बन रहे हैं अलग अलग अरब देशों को और इजराइल को जोड़ने में, सऊदी और इजराइल का करार होने वाला था, मगर 7 अक्टूबर के बाद अभी सऊदी उससे दूर हो गया है। अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल का डील साइन हो जाता तो पैलेस्टाइन के लिए तो और भी मुश्किलात आ जाती और भी मुस्लिम कंट्रीज उससे दूर हो जाती। तो ये होने के बाद अभी सऊदी और इजराइल का कोई अग्रीमेंट होने की अभी कोई गुंजाइश नहीं, वो भी उसकी सफलता है। चौथी बात है कि ये अटैक के पहले 10 दिन पहले नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में थे और उन्होंने एक मैप बताया था, वो मैप में पैलेस्टाइन था ही नहीं। उन्होंने कहा कि गाजा चिल्लाता कूदता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर नेतन्याहू ने एक आईबेक कॉरिडोर की बात की, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जो मुंबई से हाइफा, और हाइफा का जो पोर्ट है वो अडानी के स्टेक्स है, वो पूरा कॉरिडोर की बात की थी कि अभी तो ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है इजराइल और अरब देशों के बीच में और इंडिया के बीच में, उसमें पैलेस्टाइन का रोल लगभग कहीं। तो ये जो उठाव हुआ और अभी जो पूरी परिस्थिति है वहाँ, उसमें ये इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है अगर वो बनेगा भी तो इजिप्ट ने बोला कि हाइफा मत जाना, सुएज कनाल के इजिप्शियन पोर्ट्स पे आना। तो अभी जो अरब लीग की कमेटी का जो बैठक हुई दिल्ली में उसमें ये सब बात हो रही है, तो ये उसकी और एक सफलता थी। मेन मुद्दा तो ये भी था कि फिलिस्तीनी 10,000 लोग जेल में थे। याद करो आबादी वो छोटी है, 7 मिलियन, उसमें से अगर 10,000 लोग तुम्हारे जेलों में हैं तो फिर एक एक परिवार का एक एक घर पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो उनका टारगेट ये था कि 200-250 लोग को हम लोग पकड़ के लाएंगे और उसके बदले में हमारे 10,000 लोग को छोड़ा देंगे। प्लान तो सिंपल वही था, प्लस ऑल के अदर टेक्निक जो दूसरे मैंने मुद्दे गए। तो उठा हुआ, ये लोग दीवार तक पहुंचे, वो सरप्राइज इजराइल के सोल्जर थे ही नहीं। तो फिर मैं दूसरी कहानी पे आता हूँ। दूसरी कहानी ये है कि नेतन्याहू एकदम संकट में आज भी है, उस पर करप्शन के केसेस है। अगर ये करप्शन के केसेस पे सुनवाई आ गई होती है, जेल में गएगा। 5 ऐसे